हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये चैप्टर 4 है। देखते हैं कि एन फ्रैंक ये नेम है और उसकी डायरी से फ्रॉम द डायरी कि एन फ्रैंक नाम की एक लड़की है, उसकी डायरी से कुछ अंश लिए गए हैं जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये एन फ्रैंक का फोटो है। कहते हैं बिफोर यू रीड के पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। कहते हैं कि एनालिस मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945। ये कह रहे हैं एनालिस मैरी एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था, जबकि उनकी डेथ फरवरी या मार्च 1945 में हुई है। कौन थी ये लड़की? वाज अ जर्मन बोर्न ज्विश गर्ल, कि इसकी पैदाइश, इसका जन्म जर्मन में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। बोर्न ज्विश गर्ल, और ये एक यहूदी लड़की थी। वो रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, वो रोट जिसने इस डायरी को लिखा था, वाइल जबकि, इन हाइडिंग विद हर फैमिली वो अपने परिवार के साथ में छुपी हुई थी, एंड फॉर फ्रेंड्स और अपने 4 दोस्तों के साथ छुपी हुई थी, इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड, कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड में नीदरलैंड पर जर्मन का कब्जा हो गया था तो उस समय ये लोग एम्स्टर्डम में छुप गए थे। और ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, वहाँ की कैपिटल है। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। ये कह रहे हैं कि हर फैमिली के, इसकी फैमिली, इसका परिवार हैड मूव्ड चला गया था टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में, आफ्टर नाजी गेन्ड पावर इन जर्मनी, जबकि नाजी जो पार्टी है वो जर्मनी में पावर में आ गई थी। कहते हैं बट वर ट्रैप्ड व्हेन नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड, लेकिन कह रहे हैं लेकिन बाद में क्या हुआ कि वर ट्रैप्ड, के इनको ढूंढ लिया गया, इनका पता लगा लिया गया जब नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, जब नाजियों का जो उत्पीड़न है, नाजियों का जो इनके ऊपर जुल्म है, एक्सटेंडेड वो बढ़ गया, इनटू नीदरलैंड, नीदरलैंड में, कि जब नीदरलैंड में नाजी पार्टी का जुल्म बढ़ता चला गया तो उस समय कह रहे हैं वर ट्रैप्ड, इन लोगों को भी ढूंढ लिया गया। कह रहे हैं एज प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, ये कह रहे हैं कह रहे हैं परसिक्यूशन, कि जब इनका उत्पीड़न, जब इनका जुल्म बढ़ने लगा, किसके खिलाफ? अगेंस्ट ज्यूइश पॉपुलेशन, जो यहूदी लोग हैं उनके खिलाफ। इंक्रीज माने बढ़ना, कि जब इनका जुल्म, परसिक्यूशन माने जुल्म, कि जब इनका जुल्म बढ़ता चला गया यहूदी लोगों के खिलाफ, The family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। ये कह रहे हैं इनका पूरा परिवार, द फैमिली, इनकी फैमिली, इनका परिवार, वेंट इनटू हाइडिंग, वो छुपने के लिए चला गया जुलाई 1942 में। कहाँ छुपे थे लोग? द हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, के अपने फादर ओटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग के जो छुपे हुए रूम है उसमें ये लोग छुप गए थे। यानी इनके फादर किसी ऑफिस वगैरह में काम करते होंगे तो वहीं पर कुछ कमरों में लोग छुप गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, कि जब इनको छुपे हुए 2 साल हो गए, द ग्रुप वॉज बीट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड। ये कह रहे हैं कि ग्रुप वॉज बीट्रेड, के ग्रुप को बाद में ढूंढ लिया गया। ये सारे लोग जो 2 साल तक छुपे हुए थे बिल्डिंग के अंदर, इनको ढूंढ लिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड, और उनको भेज दिया गया, द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, जो कंसंट्रेशन कैंप होते हैं इनको वहाँ पर भेज दिया गया, और वहीं पर वेयर एंड डाइड, और यहीं पर एन की डेथ हो गई थी। किससे? ऑफ टाइफस इन बर्जिन बेल्जियम विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। ये कह रहे हैं कि यहीं पर एन फ्रैंक की टाइफस से डेथ हो गई थी बर्जिन बेल्जियम में, और उससे थोड़े से दिन पहले ही उसकी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवल ऑफ द ग्रुप, ये कह रहे हैं कि उस ग्रुप में, उस पूरे ग्रुप में केवल ओटो फ्रैंक ही हैं, यानी इनके फादर ही हैं जो बचे थे। सर्वाइवल माने बचना, कि केवल इनके फादर ही उस पूरे ग्रुप में बच पाए थे। तो फिर वो क्या किया उनके फादर ने? रिटर्न टू एम्स्टर्डम, के वो एम्स्टर्डम में वापस आ गए आफ्टर द वार एंडेड, जब ये जंग खत्म हो गई थी, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार पूरा हुआ तो इनके फादर वापस एम्स्टर्डम में आ गए थे।
टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और फिर उन्होंने वहाँ पर एम्स्टर्डम में उसकी डायरी को खोजा यानी पाया। हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने उसको संभाल कर रख लिया। कन्विंस्ड, उन्होंने ये सोचा दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, कि ये डायरी एक यूनिक रिकॉर्ड बनी हुई है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उन्होंने ही टुक एक्शन, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने अपनी एक्टिविटी को दिखाया, टू हैव इट पब्लिश्ड, और उन्होंने इसको पब्लिश करा दिया इन इंग्लिश लैंग्वेज में। और क्या नाम दिया? अंडर द नेम, और उसको नाम दे दिया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल की डायरी। तो इसके फादर ने इस डायरी को पाया था और उन्होंने इसको पब्लिश करा दिया। कहते हैं बाद में द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक, ये वही डायरी है जो एन फ्रैंक को दी गई थी। कब? फॉर हर 13 बर्थडे, यानी उसके 13वें जन्मदिन पर ये डायरी एन फ्रैंक को दी गई थी। एंड क्रोनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम द 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944। ये कह रहे हैं कि उसी दिन से यानी 12 जून 1942 से ही क्रोनिकल्स ऑफ इवेंट्स के, इसमें सारे क्रोनिकल्स जो सारी घटनाएं हैं उनको लिखा गया। इवेंट्स एंड क्रोनिकल्स, सारे जो भी घटना इनके साथ में घटी थी, दोनों का ये मतलब ले लेंगे क्रोनिकल्स और इवेंट्स, कि इसके साथ में जितनी भी घटना घटी थी इसकी लाइफ में 12 जून 1942 से, तो उसने क्या किया? इट्स फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944, और यानी 12 जून 1942 से उसने इसमें लिखना शुरू किया हर घटना के बारे में। और कब तक लिखा? फाइनल एंट्री, और उसने लिखा 1 अगस्त 1944 में, क्योंकि उसकी जो फाइनल एंट्री लिखी गई है, जो फाइनल लिखा गया है डायरी के अंदर, वो डेट पड़ी हुई है 1 अगस्त 1944 की। तो इसने लगभग 2 साल के बीच में इस डायरी में लगातार लिखा है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, और फिर इसका ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी डच, और फिर इसका ट्रांसलेशन किया गया किसमें? इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं में, कि इसकी ओरिजिनल ज़बान डच थी लेकिन फिर इसका बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया। एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक, और आज ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इस पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, टेलीविजन की सीरीज बन चुकी है, एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, बहुत सारे थिएटर में काम हो चुका है, एंड इवन एन ओपेरा में भी बन चुके हैं, बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर बेस करके, कि इस डायरी पर बेस करते हुए टेलीविज़न की सीरीज लिखी गई हैं, यानी थिएटर के लिए भी काम हुआ है, ओपेरा के लिए काम हुआ है, सेवरल फिल्म्स, और इस पर काफ़ी फिल्में भी बन चुकी हैं। कह रहे हैं डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। डिस्क्राइब्ड, और यहाँ देख सकते हैं डिस्क्राइब्ड माने बताना, कि डिस्क्राइब्ड एज द वर्क, और इस डायरी को पढ़कर ऐसा लगता है वर्क ऑफ अ मैच्योर, कि जैसे कि बहुत मैच्योर, बहुत समझदार किसी इंसान ने लिखा है, एंड इंसाइटफुल माइंड, और किसी बहुत ही सोच विचार करने वाले इंसान ने इस डायरी को लिखा है। The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation, कि डायरी प्रोवाइड करती है एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, एक बहुत ही इंटीमेट माने गहराई के साथ में, एग्जामिनेशन एक जांच पड़ताल है ना, कि एक बहुत ही गहराई के साथ में जांच पड़ताल को बताती है ये डायरी ऑफ डेली लाइफ, जो कि डेली लाइफ थी, जो कि दैनिक जीवन था, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी लोगों के अंडर में रह करके। ये लोग जो यहूदी हैं जब नाजी लोगों के अंडर में रह रहे थे, तो उस समय इनके साथ जो भी हो रहा था डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, तो उसको इंटीमेट एग्जामिनेशन, बहुत ही बारीकी के साथ में उनकी डिटेल इस डायरी में दी गई है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स। होलोकास्ट जहाँ पर नरसंहार होता है, इंसानों का कत्लेआम किया जाता है, उसको बोलते हैं होलोकास्ट। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट, कैन फ्रैंक बन गई है वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, सबसे ज़्यादा रिनाउंड, एंड डिस्कस, सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली होलोकास्ट की विक्टिम माने पीड़ित, के जो कत्लेआम की पीड़ित होते हैं लोग, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया जाता है वो एन फ्रैंक के बारे में ही किया जाता है। अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ से कहानी शुरू होती है। अभी तक हम इसके बारे में केवल एक इंट्रोडक्शन ले रहे थे, अब इसको कहानी को पढ़ेंगे। कह रहे हैं राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी।
राइटिंग इन ए डायरी, एक डायरी लिखना, इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, बहुत ही अजीब सा एक एक्सपीरियंस है फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि पहले मैंने कभी कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नीदर आई nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old school girl। ये कह रहे हैं नॉट ओनली, केवल इसलिए नहीं क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मैंने पहले से कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो, लेकिन इसलिए भी, बिकॉज क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट लेटर के बाद में नीदर आई, ना तो मैं, नोर एनी वन एल्स, ना ही कोई दूसरा इंसान, विल बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट लेगा, इन द म्यूजिंग ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 साल की एक स्कूल लड़की के जो विचार, म्यूजिंग माने विचार, कि ना तो बाद में मैं इसमें इंटरेस्ट लूंगी, ना ही कोई दूसरा इंसान इंटरेस्ट लेगा कि एक 13 साल की जो स्कूल की लड़की है उसके क्या विचार होंगे। म्यूजिंग माने विचार, के उसके विचार को समझने में कोई भी इंसान इंटरेस्ट नहीं लेगा। ओह वेल, चलो फिर ठीक है, इट डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन कर रहा है, एंड आई हैव एन even greater need to get all kinds of things off my chest। ये कह रहे हैं I feel like writing, मेरा लिखने का मन कर रहा है, and I have an even greater need, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, to get all kinds of things, उन चीज़ों को बताने की, off my chest, जो मेरे सीने में है, कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हर उस चीज़ को बताने की, उस चीज़ को बयान करने की जो भी मेरे अंदर छुपी हुई है। ऐसा क्यों है? कह रहे हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, क्योंकि जो पेपर है, जो कागज़ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र होता है, बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, दैन पीपल, इंसानों से। जब हम इंसानों से कोई बात बताते हैं तो शायद वो बोर हो सकता है, या वो बीच में ही हमारी बात को काट सकता है, ठीक है, या हमारी बात कहीं पर बता देगा। तो ये कह रहे हैं लेकिन कागज़ जो होता है वो चुपचाप सुनता रहता है, हम उस पर जो चाहे लिखें। तो कह रहे हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, के पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है दैन पीपल, लोगों से। आई थॉट ऑफ दिस सेविंग, कह रहे हैं वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स, बोर्ड, लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे और गो आउट। ये कह रहे हैं कि ये उन दिनों की बात है कि आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, कि मुझे विचार आया और मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, ये कहना, वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, यानी उन दिनों की बात है कि मैंने सोचा था कि व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, कि उन दिनों जब मैं अपने आप को डिप्रेशन में देख रही थी, कि उन दिनों जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन, और मैं घर पर बैठी हुई थी, कैसे, विद माई चिन इन माई हैंड, अपने हाथों पे अपने ठोड़ी को रखकर, बोर्ड, मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रही थी, एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस माने टायर्ड, और मैं बहुत ज़्यादा जो है टायर्ड थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस कर रही थी, वंडरिंग, और मैं सोच रही थी, वेदर टू स्टे, या तो घर के अंदर, स्टे इन, घर के अंदर रहूं, और गो आउट, या फिर मैं बाहर घूमूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ये उन दिनों की बात है। तो क्या हुआ, आई फाइनली स्टेड वेयर, और फिर मैं वहीं पर ठहर गई, वेयर, जहाँ आई वॉज ब्रूडिंग, जहाँ पर मुझे सताया जा रहा था। ब्रूडिंग माने डीप थॉट के भी आते हैं, सताने के, परेशान होने के, गुस्सा होने के, सबके ब्रूडिंग के माने आते हैं, कि जहाँ पर मैं परेशान थी मैं वहीं पर रह गई। यस, हाँ ठीक है, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और फिर मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर डज हैव मोर पेशेंस, क्योंकि पेपर के अंदर, कागज़ के अंदर चीज़ों को सहन करने का ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, स्टिफ बैक्ड नोटबुक जिसकी जिल्द जो है स्टिफ बैक्ड, यानी जिसकी जिल्द मोटी होती है, मजबूत होती है। कह रहे हैं एंड सिंस, और तब से, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, मैं नहीं चाहती और मेरा प्लानिंग ये नहीं है कि कोई भी इंसान इसको पढ़े। किसको पढ़े? स्टिफ बैक्ड नोटबुक, इस बड़ी सी जिल्द वाली नोटबुक को, ग्रैंडली, जिसको रिफर टू एज अ डायरी, जिसको डायरी कहा जाता है, कि इस डायरी को मैं ये नहीं चाहती कि कोई दूसरा इंसान पढ़े। कब तक ना पढ़े? अनलेस, जब तक, आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इट प्रोबेबली, और शायद, वुड नॉट मेक अ बिट डिफरेंस, और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जब तक किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकती, जब तक मुझे कोई मेरा अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता।
नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। ये कह रहे हैं अब मैं पॉइंट पर आती हूँ। अब मैं दैट प्रमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। ये कह रहे हैं कि अब मैं उस पॉइंट पर आती हूँ। दैट प्रमोटेड मी, जिसने मुझे प्रमोट किया, जिसने मुझे जो है हिम्मत दी, टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, पहली यानी डायरी को पहला स्थान देने के लिए। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरे पास दोस्त नहीं था। कि सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा पॉइंट ये है डायरी लिखने का कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए मैंने ये डायरी लिखना शुरू किया था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और मुझे अपने आइडिया को और ज़्यादा क्लियर कर देना चाहिए। कह रहे हैं सिंस वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन दिस, कह रहे हैं इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि सिंस नो वन विल बिलीव, के कोई भी इंसान यकीन नहीं करेगा, कोई भी इंसान विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old गर्ल, केवल एक 13 साल की लड़की, इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में अकेली है। तो कहती है एंड फ्रैंक एंड आई एम नॉट, नहीं नहीं मैं भी अकेली नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे जो है प्यारे से मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, 16 साल की मेरी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे एक फैमिली है। लविंग आंट्स, मेरे जो है प्यारे से चाचा चाची हैं, आंट्स हैं। एंड अ गुड होम, और हमारा एक अच्छा सा घर है। नो नहीं, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऑन द सरफेस, के सरफेस लेवल पर आई सीम, मुझे ऐसा लगता है कि टू हैव एवरीथिंग, के मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ मेरे पास मेरा एक अच्छा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट, सब कुछ मैंने सोचा, अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, मैं सोचती हूँ, आई थिंक मैं सोचती हूँ कि अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो इज हैविंग अ गुड टाइम, तो मैं अच्छे से अपने समय को स्पेंड कर सकूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स। ये कह रहे हैं आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, ये कह रहे हैं कि कभी भी मैं किसी के सामने अपने आप को पेश नहीं कर सकती बात करने के लिए, अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ को लेकर। बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, केवल वही सामान्य जो डेली की चीज़ें होती हैं, डेली की बातें होती हैं, केवल मैं वही बातें दूसरे लोगों से कर सकती हूँ। लेकिन जो स्पेशल बातें होती हैं, जो प्राइवेट बातें होती हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे मैं कर सकूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल, ये कह रहे हैं वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और ऐसा नहीं है, वी डोंट सीम, हमें ऐसा नहीं लगता, टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कि कोई भी इंसान मेरे ज़्यादा नज़दीक है। एंड दैट इज़ प्रॉब्लम, और ये मेरे लिए समस्या है कि यहाँ पर कोई इंसान मेरे नज़दीक नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, और यही मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हाल हो सकता है कि मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, क्योंकि हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। कन्फाइड माने विश्वास, कॉन्फिडेंस इसी से बनता है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। इन एनी केस, किसी भी तरह से, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। ये कह रहे हैं कि इन एनी केस, आखिरकार, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये ऐसा ही है जैसे कि है, ये ऐसा ही रहेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली, और बदकिस्मती ये है अनफॉर्चुनेटली, कि बदकिस्मती से दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, यहाँ पर उनके बदलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। चीज़ें जैसी हैं, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, जैसा है ऐसे ही रहेंगी चीज़ें, और ये बदकिस्मती है कि दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, कि वो चेंज भी नहीं हो पाएंगी। दिस इज़ इसीलिए वाई आई हैव स्टार्टेड डायरी, इसीलिए मैं अपनी डायरी को लिखना शुरू कर रही हूँ। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, to enhance, बढ़ाने के लिए, the image of this long awaited friend, कि मेरा बहुत लंबे समय से एक ऐसा दोस्त जिसका मुझे इंतज़ार था। long awaited, कि लंबे समय से मुझे जिस फ्रेंड का, जिस दोस्त का इंतज़ार था, in my imagination, जिसको लेकर मैं सोचती रही हूँ। तो to enhance the image, तो मैं अपने उसी दोस्त के बारे में तुम्हें परिचय दूंगी, उसकी तस्वीर तुम्हारे सामने पेश करूंगी। आई डोंट वांट टू जोट डाउन, कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू जोट डाउन फैक्ट्स, केवल मैं, जोट डाउन माने लिखना, कि केवल मैं फैक्ट के बारे में नहीं लिखूंगी इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं, कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें लिख लेते हैं, केवल फैक्ट लिखते हैं। तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, बट लेकिन आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं तो इस डायरी को अपने दोस्त के रूप में रखूंगी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपने इस दोस्त को एक नाम भी दूंगी जिसका नाम होगा किटी।
कहते हैं कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई डूइंग सो, ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान नहीं समझ पाएगा, नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी इंसान नहीं समझ सकेगा, अ वर्ड, एक भी शब्द, ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, कि जो मेरी कहानी है किटी को लेकर, कोई भी इंसान उसका एक शब्द नहीं समझेगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ, प्लंज राइट इन यानी इसको मैं एकदम फ़ौरन लिख देना, अचानक से लिख देना, कि अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ तो कोई भी इंसान मेरी डायरी को नहीं समझ सकेगा। तो फिर क्या करूं? आई कह रहे हैं कि आई डिड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इसीलिए मुझे अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ स्केच, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। प्रोवाइड माने देना, कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मुझे करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये काम करना होगा। अगर मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर देती हूँ तो मुझे समझने वाले लोग कम होंगे। तो अपने बारे में बताना शुरू करते, कहती है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे जो फादर हैं वो कैसे हैं? मोस्ट एडोरेबल फादर, मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई हैव एवर सीन, जितने भी मैंने आज तक फादर देखे हैं तो मेरे फादर उनमें से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की, अनटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, जब तक कि मेरे फादर की एज 36 साल और मेरी मदर की एज 25 साल नहीं हो गई। यानी मेरे फादर की शादी के समय जो एज थी वो 36 साल थी और मेरी मदर की एज 25 साल थी। माई सिस्टर मार्गरेट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, की मेरी सिस्टर का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था 1926 में, और मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, जब तक मैं 4 साल की हो गई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933, और मेरे फादर 1933 में होलैंड चले गए थे। इमिग्रेट माने चले जाना, एक देश से दूसरे देश चले जाना, कि 1933 में मेरे फादर होलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ होलैंडर, इनकी मदर का नाम है। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू होलैंड इन सेप्टेम्बर, और ये कह रहे हैं मेरी मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक भी सितंबर के महीने में होलैंड चली गई थी, विद हिम, उनके साथ में। वाइल, जबकि मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मेरी सिस्टर को एकन भेज दिया गया था। एकन में कौन रहता था? विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी के पास में, कि हम दोनों बहनों को एकन भेज दिया गया था। मार्गरेट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर, ये कह रहे हैं मार्गरेट भी दिसंबर के महीने में होलैंड चली गई थी, तो 3 लोग चले गए हैं। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फिर लास्ट में फरवरी के महीने में मैं भी चली गई। When I was plunked down on the table as the birthday present for Margaret, ये कह रहे हैं फरवरी के महीने में मैं इसलिए गई थी वहाँ पर क्योंकि फरवरी में मेरी सिस्टर मार्गरेट का बर्थडे होता है, तो उसको जो है जन्मदिन का और उसके बर्थडे का प्रेजेंट यानी गिफ्ट देने के लिए, तो मैंने क्या किया? आई वॉज प्लंक्ड डाउन, मैंने अपने आप को ही पेश कर दिया ऑन द टेबल, मेज पर, यानी मैं अचानक वहाँ पर गई और मैंने अपने आप को ही एज अ प्रेजेंट, एज अ गिफ्ट अपने आप को मैंने वहाँ पर पेश कर दिया। कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड राइट अवे द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, ये कह रहे हैं फिर मेरी एजुकेशन शुरू होती है। आई स्टार्टेड राइट अवे, फिर मेरी एजुकेशन कहाँ शुरू हुई? मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टे देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ पर जब तक रही जब तक मेरी एज 6 साल नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और 6 साल की एज में, एट विच टाइम यानी उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मुझे पहली क्लास में एडमिशन मिल गया था। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिज क्यूप्रिस द हेड मिस्ट्रेस, ये कह रहे हैं और फिर 6th फॉर्म, और जब मैं 6th क्लास में आ गई तो मेरी टीचर मिसिज क्यूप्रस थी, जो कि वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी थी। जैसे कि हेड मास्टर होते हैं तो उसी के लेडी के लिए बोला गया है हेड मिस्ट्रेस, कि मिसिज क्यूप्रस मेरी हेड मिस्ट्रेस बनी हुई थी।
एट द एंड ऑफ द ईयर, और जब साल का अंत हुआ, वी वर बोथ इन टीयर्स, कि मैं और मेरी जो हेड मिस्ट्रेस मिसिस क्यूपरस हैं, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों? क्योंकि हमें अलविदा होना था। एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि ये जो हमारी जुदाई थी, फेयरवेल माने जुदाई, अलविदा, ये जो हमारी जुदाई थी, जो हमारा फेयरवेल था, हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ही दिल तोड़ देने वाला था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल, और फिर 1941 में समर के सीज़न में मेरी दादी बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको एक ऑपरेशन भी करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसीलिए 1941 में मेरा जो बर्थडे था वो बहुत ही लिटिल सेलिब्रेशन, बहुत ही छोटे मोटे ढंग से मनाया गया था, कोई ज़्यादा सेलिब्रेशन उसमें नहीं किया गया। और फिर क्या हुआ, 1942 में ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी, 1941 में बीमार हुई थी और 1942 के जनवरी के महीने में ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई भी इंसान पर यकीन नहीं कर सकता, कोई भी इंसान नहीं जानता कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और अब तक उन्हें कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, ये कह रहे हैं 1942 में जो मेरा सेलिब्रेशन हुआ, मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, तो कह रहे हैं इंटेंडेड टू मेक अप, तो वो पहले वाले से अच्छा था, जो 1941 में सेलिब्रेशन हुआ था उससे अच्छा बनाया गया था आपके। एंड ग्रैंड माज कैंडल वाज लिट एलोन विद द रेस्ट, ये कह रहे हैं जब मेरे लिए जो कैंडल जलाई गई थी तो उसी में ग्रैंड माज कैंडल, एक मोमबत्ती मेरी दादी के लिए भी जला दी गई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, कि हम में से 4 लोग अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलोमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, ये कह रहे हैं कि सब हम चारों लोगों के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी, और फिर उसी में यानी जो इसको डायरी दी गई थी, ये जो प्रेजेंट है यानी मुझे दिया गया, प्रेजेंट माने गिफ्ट, कि मुझे ये गिफ्ट दे दिया गया 20 जून 1942 को, यानी इसके बर्थडे पर दिया गया था ना, 13वें पे ऊपर लाइन आ गई थी, तो वही कह रहे हैं कि मुझे 20 जून 1942 में ये डायरी एक गिफ्ट के रूप में, प्रेजेंट एक गिफ्ट के रूप में दी गई थी। एंड सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, सोलेमन, और अब मैं गंभीर होकर अपने आप को डेडिकेट करती हूँ ऑफ माई डायरी, अपनी डायरी के लिए। कह रहे हैं अब यहाँ सर अपने डायरी को शुरू कर दे, डेट डालिए सैटरडे 20 जून 1942, कह रहे हैं 20 जून 1942 सैटरडे ये है, ये इसने एंट्री डाल दी है, तो देखेंगे डियरेस्ट किटी। अब यहाँ से अपने डायरी को लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं डायरी। कह रहे हैं डियरेस्ट किटी, कि मेरी प्यारी किटी, अवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, कि हमारी पूरी क्लास क्या कर रही है, इज क्वेकिंग, क्वेकिंग माने जो है कांपना, के पूरी की पूरी क्लास कांप रही है, इन इट्स बूट्स, अपने जूतों में, के पूरे क्लास के जो पैर हैं वो कांप रहे हैं, बूट्स माने पैर, के उनके पैर कांप रहे हैं। क्यों? द रीज़न, के उसका कारण ये है, ऑफ कोर्स वास्तव में, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड वो विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड वो विल बी बैक कैप टू बैक, कि आने वाली मीटिंग में, कह रहे हैं इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग में, इन विच टीचर डिसाइड, जिसमें टीचर डिसाइड करेंगे कि वो विल मूव अप, के कौन बंदे हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं वो मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, जिनको अगली क्लास में भेजना है, एंड वो विल बी कैप्ट बैक, और कौन से स्टूडेंट है जिनको इसी क्लास में रखना है, यानी कि इनको प्रमोट करना है और किनको प्रमोट नहीं करना। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी क्लास तो शर्त लगाने पर लगी हुई है कि कौन पास होगा और कौन फेल हो जाएगा। GN एंड आई लाफ अवर सेल्व्स सिली एट 2 बॉयज बिहाइंड अस, CN एंड जैक्स, ये कह रहे हैं GN और आई माने मैं, GN और मैं, लाफ अवर सेल्व्स सिली, हम बेवकूफ़ी के साथ में और यानी पागलपन से अपने आप ही हंस रहे थे। किन पर? एट 2 बॉयज, उन 2 लड़कों पर, बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे बैठे हुए थे, उनके नाम है CN और जैक्स। वो हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडेज सेविंग ऑन देयर बेड, के वो हैव स्टॉक्ड, जिन्होंने सारा पैसा लगा दिया था, देयर एंट्री हॉलीडेज सेविंग, सेविंग माने पैसा, हॉलीडेज माने छुट्टी, कि जो भी उन्होंने छुट्टी के दिनों में पैसा जमा किया था, एंटायर सारा का सारा पैसा उन्होंने लगा दिया था, किस पर? ऑन देयर बेड, शर्त पर, कि सब बच्चे शर्त लगा रहे थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इट इज़, यही रहा कि यू आर गोइंग टू पास, यानी सुबह से रात तक यही चलता रहा कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं तो पास नहीं होऊंगा। यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं हो सकता मैं पास नहीं होऊंगा, यानी बच्चों के कुछ स्टेटमेंट है जो वो बोल रहे थे। इवन
GS pleading glances and my angry outburst कैंट काम देम डाउन। ये कह रहे हैं इवन GS प्लीडिंग ग्लांस, यहाँ तक कि जो G ऊपर लिखा था ना कि इसके साथ में एक GN बैठी हुई थी, तो कह रहे हैं कि GN का जो प्लीडिंग ग्लांस है उसने उनसे प्लीडिंग माने उनसे ये कहा कि वो शांत हो जाएं। तो उसने तो प्लीडिंग कहा यानी एक तरह से प्लीड करना किसी से अपने, यानी शांत होने के लिए उसने बोला, गुस्सा तो नहीं दिखाया, बस प्लीड किया उनसे। एक इसको बोलते हैं दया करना है ना, दया याचिका जो होती है प्लीडिंग। तो उसने उनसे गुहार लगाई, प्लीडिंग माने गुहार लगाना कि वो शांत हो जाए। एंड माई एंग्री, लेकिन मैं गुस्सा हो गई। आउटबर्स्ट, और मेरा जो गुस्से वाला स्वभाव था, कैन नॉट काम देम डाउन, वो भी उनको शांत नहीं कर सका। यानी इतना शोर था क्लास के अंदर कि GN ने उनसे गुहार लगाई शांत होने की, तब भी वो शांत नहीं हुए। और फिर मैं मेरा जो गुस्से वाला स्वभाव था मैंने वो दिखाया, बट कैन नॉट काम देम डाउन, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हो सके। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज, तो क्लास में बहुत सारे ऐसे मूर्ख बच्चे भी हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, यानी क्लास के 1/4 बच्चे ऐसे हैं शुड बी केप्ट बैक, जिनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, ये कह रहे हैं बट टीचर, लेकिन जो टीचर हैं अध्यापक होते हैं, आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, वो इस ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं, सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल जो है क्रिएचर हैं, प्राणी हैं। उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो किसको पास करेंगे किसको फेल करेंगे, कोई भी पता नहीं लगा सकता। कहते हैं आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, ये कह रहे हैं लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ, वरी माने चिंतित, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ अपने गर्लफ्रेंड्स को लेकर और अपने आप को लेकर। कह रहे हैं वी विल मेक इट, हम जो भी होगा हम इसका इंतज़ार करेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ, कि वो सब्जेक्ट जिसका मुझे श्योरिटी नहीं है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा यकीन से नहीं कह सकती हूँ अबाउट इज़ मैथ, वो मैथ है केवल। बाकी मैं तुम्हें बोल सकती हूँ कि मैं पास हो जाऊँगी, लेकिन मैथ के बारे में मुझे कोई श्योरिटी नहीं है। एनीवे ठीक है, किसी भी तरह ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है और वो क्या है, इज़ वेट, अभी हमें इंतज़ार करना है। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, हमें तब तक ये बोलना है एक दूसरे से कि नॉट टू लूज हर्ट, कि हिम्मत ना हारो। आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, कि आई गेट अलोंग प्रीटी वेल, कि मेरा बहुत अच्छा बर्ताव रहा है ऑल माई टीचर्स, अपने सभी टीचर्स के साथ में। कह रहे हैं कि देयर आर 9 ऑफ देम, यहाँ पर 9 टीचर्स का एक स्टाफ है, 7 मैन जिनमें से 7 जेंट्स हैं, एंड 2 वुमेन और 2 लेडी हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचेस मैथ, जो मिस्टर कीसिंग हैं ओल्ड फौजी, ओल्ड फैशन हैं, वो टीचेस मैथ, जो हमें मैथ पढ़ाते हैं। वाज एनॉयड विद मी, वो मुझे लेकर परेशान रहते हैं। फॉर एजेस, क्योंकि पहले समय में, यानी पिछली बार, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, मैंने बहुत ज़्यादा बात की थी, यानी जो टाइम चला गया, क्योंकि अब तो ये बैठे हैं पास होने के लिए, तो जो है प्रमोट हो रही हैं, लेकिन जो भी टाइम था फॉर एजेस, जो समय हमने इनसे पढ़ा है, तो उस समय आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत ज़्यादा बात किया करती थी, इसीलिए मिस्टर कीसिंग मुझे लेकर कैसे रहते हैं, परेशान रहते हैं। कहते हैं आगे, आफ्टर सेवरल वार्निंग, और बहुत सारी वार्निंग उन्होंने दी थी मुझे, आई असाइंड मी, कह रहे हैं ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद में उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया था। और वो एक्स्ट्रा होमवर्क क्या था, कहते हैं कि एन ऐसे ऑन सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, कि उन्होंने मुझे एक ऐसे दे दिया, सब्जेक्ट था उसका चैटर बॉक्स, यानी चैटर बॉक्स टॉपिक पर एक ऐसे दे दिया। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, चैटर बॉक्स के बारे में व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम उसके बारे में क्या लिखोगी। कह रहे हैं कि आई हैड वरीड दैट लेटर, चलो मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगी, वरी माने चिंता करना, अबाउट दैट उसके बारे में, लेटर माने बाद में, चलो मैं उसके बारे में बाद में सोचती हूँ। आई डिसाइडेड, मैंने ये फैसला किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, के जो टाइटल था जो है चैटर बॉक्स के, इस टाइटल को मैंने अपनी नोटबुक में लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग, और उस नोटबुक को अपने बैग में, टक माने रख लेना, अपने बैग में उस बुक को रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और अब मैंने शांत रहने की कोशिश की। नेक्स्ट बोलते हैं कि दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, के उस शाम में, उस इवनिंग में जब मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था, आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैंने काम पूरा किया। द नोटबुक अबाउट द ऐसे कोट माई आई,
जो टाइटल मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया था, तो उस ऐसे के टाइटल पर कोट माई आई, मेरी निगाह पड़ी, यानी मैंने उसमें नोट कर लिया था ना उसको अपनी नोटबुक में, तो उस पर मेरी निगाह पड़ी। तो आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो मैंने फिर इस चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पर सोचना शुरू किया। बिगेन थिंकिंग, मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। और जब मैं सोच रही थी, क्या कर रही थी उसके साथ साथ ही, वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, ये और उसी के साथ में अपने फाउंटेन पेन की जो टिप है उसको चीव माने उसको चबा रही थी। एनीवन कुड रैम्बल, और कह रहे हैं कि कोई भी इंसान, रैम्बल माने कह रहे हैं टॉक और राइट एमलेसली, यानी बिना किसी उद्देश्य के लिख सकता है, बात कर सकता है फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। कह रहे हैं कि एनीवन कुड रैम्बल, के कोई भी इंसान लंबे समय तक बात कर सकता है, एंड लीव बिग स्पेस, और वो बीच में बहुत बड़ी बड़ी खाली जगह छोड़ सकता है, बिटवीन द वर्ड्स, यानी शब्दों के बीच में। यानी जब किसी को काम दिया जाए और उसके पास लिखने के लिए आइडिया ना हो या उसका मन ना कर रहा हो, तो वो क्या करेगा, रैम्बल, बड़े बड़े सेंटेंस लिखेगा, बड़े बड़े जो है वाक्य लिखेगा, और कैसे लिखेगा, एमलेसली, जिनका कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी बात, लीव बिग स्पेस बिटवीन वर्ड्स, जब वो शब्द लिखेगा तो उनके बीच में काफ़ी जगह छोड़ेगा। बट लेकिन द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन ये कह रहे हैं नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, के बात करना ज़रूरी है, टू प्रूव, ये बात साबित करने के लिए कि बच्चों के लिए बात करना ज़रूरी है, तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करना ज़रूरी है। टू प्रूव, इस बात को साबित करने के लिए क्या करना होगा, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, मुझे बहुत समझदारी के साथ में अपने आर्ग्यूमेंट देने होंगे, ठीक है, अपनी बात को रखना होगा, ताकि ये बात पता चल सके टीचर को भी कि बात करना बच्चों के लिए कई बार ज़रूरी होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, कि मैंने सोचा, एंड थॉट, और बहुत सोचा है, थॉट दोबारा आ रहा है, यानी मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, और फिर क्या हुआ, सडनली आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आ गया। आई रोट 3 पेजेस, और मैंने उस विचार को लेकर 3 पेज लिख दिए। मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, और कह रहे हैं कि 3 पेज मैंने मिस्टर केसिंग को दे दिए, और फिर क्या हुआ, वाज सेटिस्फाइड, और जिसको लेकर मिस्टर केसिंग जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, अब ये खुद ही बता दें कि मैंने उसमें क्या लिखा था, कि आई आर्ग्यूड, मैंने उसमें आर्ग्यू किया, मैंने उसमें लिखा दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, के बात करना एक स्टूडेंट की आदत होती है। ट्रेट माने आदत होना, एक बच्चे की आदत होती है कि वो बात करता है। एंड और दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसको कंट्रोल करने की, कि हालांकि बात करना गलत नहीं है, बात करना तो एक बच्चे की आदत होती है, लेकिन फिर भी चलो क्लास की बात है, मैं इसको कंट्रोल करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी ठीक करने के लिए, क्योर माने अपने आप को कभी भी ठीक करने के लिए मैं एबल नहीं हो सकूंगी, ऑफ द हैबिट, इस आदत से, कि कभी भी इस आदत से छुटकारा तो नहीं पा सकूंगी। क्यों नहीं पा सकूंगी, सिंस माई मदर टॉक्ड, क्योंकि मेरी माँ भी बात क्या करती थी, एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, ये कह रहे हैं कि मेरी माँ भी इतनी ही बात क्या करती थी जितनी मैं करती हूँ, कि ये आदत मैं छोड़ तो नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करूंगी। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट, और ये कह रहे हैं एंड देयर इज नॉट मच, और यहाँ पर कुछ भी इतना नहीं है, यू कैन डू, कि तुम भी उसके बारे में कुछ कर सको, ऐसी चीज़ें इनहेरिटेड ट्रेट जो कि हमें विरासत में मिलती हैं। कई चीज़ें जो हमें हमारे पेरेंट्स से हमें विरासत में मिलती हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एन फ्रैंक की जो मदर थी बहुत ज़्यादा बात क्या करती थी, तो कह रहे हैं तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा बात क्या करती थी, इसलिए मुझे ये विरासत में मिला था, तो मैं इसको ख़त्म तो नहीं कर सकती, कह रहे हैं एबल टू क्योर, ख़त्म नहीं कर सकती लेकिन कंट्रोल कर पाऊंगी। कहा है आगे कि मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ, और मिस्टर केसिंग में मेरे इस जो है उसको पढ़कर हंसे, एट माई आर्ग्यूमेंट्स, जो मैंने उसमें कहा था, जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे उसको देखकर हंसने लगे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन फिर क्या हुआ, व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक, लेकिन फिर जब मेरे नेक्स्ट लेसन, जब मेरी अगली क्लास आई, तो मैंने आई प्रोसीडेड टू टॉक, तो फिर भी मैंने अपने तरीके से माई वे, मैंने अपने तरीके से अपनी बात करना जारी रखा, यानी फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मैंने बात की, तो फिर क्या हुआ, ही असाइंड मी अ सेकंड एसे, तो फिर उन्होंने मुझे सेकंड एसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी एन
एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकरेजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी आदत है जिसको हम सही नहीं कर सकते, जिसमें सुधार नहीं कर सकते। तो सेकंड टाइम उन्होंने जो मुझे ऐसे दिया, इट वाज सपोज टू बी, उसका सब्जेक्ट ये था कि इन एनकोरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको हम सुधार नहीं कर सकते। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू वो लेसन। कह रहे हैं कि आई हैंडेड इट, कि मैंने इसके बारे में भी लिखा और मैंने इसको उनको दे दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर कीसिंग ने फिर कोई शिकायत नहीं की अबाउट फॉर टू वॉल के लेसन्स, जो दो अगली पूरी क्लास आई उसमें उन्होंने फिर मेरे से कोई शिकायत नहीं की। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन जब तीसरी क्लास आई, ही हैड फाइनली हैड इनफ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हो चुका था, यानी जो वो सहन कर रहे थे, फाइनली हैड इनफ, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो चुका था। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और एन फ्रैंक को पनिशमेंट, एक सज़ा मिली फॉर टॉकिंग इन क्लास, के वो क्लास में बात करती है तो उसकी सज़ा ये मिली कि राइट एन ऐसे, के एक ऐसे लिखना, एन टाइटल, जिसका टाइटल जो होगा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये कहा कि अब का जो तुम्हारा ऐसे है, जो तुम्हारा निबंध है, उसका टाइटल क्वैक 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 है, तो इस पर लिख कर लाना है। कह रहे हैं द क्लास रोड, और जो पूरी क्लास थी वो इस टॉपिक को सुनकर और सब्जेक्ट का नाम सुनकर, क्योंकि नाम ही अजीब है, क्वैक क्वैक क्वैक, ठीक है। क्वैक माने होता है वैसे दोस्तों जो बत्तख वगैरह होते हैं उनका बोलना, बत्तख के बोलने को क्वैक बोलते हैं। तो इस टॉपिक को सुनकर द क्लास रोड, पूरी जो क्लास है वो हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और हालांकि मुझे भी छोटी सी हंसी दिखानी पड़ी। दाउ आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स, हालांकि नियरली, आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, मैं सब कुछ जो है अपने सारे आइडियाज़ का यूज़ कर चुकी थी। इंजेन्युइटी यानी अपने सारे आइडियाज़ का, जो भी मेरे अंदर आइडियाज़ थे, विचार थे, मैं सारे आइडियाज़ को एग्जॉस्टेड मैं लिख चुकी थी। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, जो मुझे पहले दो चैटर बॉक्स पर टॉपिक मिले थे, मैंने दोनों पर लिख दिया था, तो अब मेरे पास आइडिया नहीं थे। It was time to come up with something else, something original. ये कह रहे हैं कि लेकिन इट वॉज टाइम टू कम अप, लेकिन ये वो समय था जिसमें मुझे लिखना था समथिंग एल्स, कुछ भी, समथिंग ओरिजिनल, और जो भी लिखना है वो ओरिजिनल होना चाहिए। जो भी मैं लिखूंगी ओरिजिनलिटी के साथ में लिखना है। माई फ्रेंड सैन, मेरी एक दोस्त सैन है, वो इज़ गुड एट पोइट्री, जिसकी पोइट्री बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद करने के लिए ऑफर दिया, यानी उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राइट द एसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, और हमने इस ऐसे को शुरू से लेकर, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर लास्ट तक किस में लिख दिया, इन वर्स, यानी वर्स की फॉर्म में लिख दिया, पोइट्री की फॉर्म में लिख दिया। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल उठी या कूद उठी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक, मिस्टर ऑन मी, कि जो मिस्टर कीसिंग है वो मेरे से मजाक करना चाहते थे। दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये अजीब सा सब्जेक्ट देकर, ये जो है रिडिकुलस जो होता है हंसी का पात्र बनना, कि ये हंसी वाला, मुझे हंसी का पात्र बनाने के लिए मिस्टर कीसिंग ने मुझे इस तरह का सब्जेक्ट दिया है ताकि मेरा जोक ऑन में, ताकि मेरा मजाक उड़ाया जा सके। बट लेकिन आई डिड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि द जोक वाज ऑन हिम, कि आज उन्हीं का मजाक उड़ाया जाएगा, कि शायद उन्होंने मेरा मजाक लेने के लिए इस तरह का टॉपिक दिया है, लेकिन मुझे श्योरिटी है कि आज मजाक उन्हीं का उड़ाया जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत ही खूबसूरत पोएम बनकर तैयार हुई थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में, डक माने बत्तख, कि एक बत्तख की मदर है उनके बारे में है। एंड फादर स्वान, स्वान माने हंस, और एक हंस के फादर के बारे में है। विद 3 बेबी डकलिंग, और ये जो मदर डक है इसके साथ इसके डकलिंग माने 3 बत्तख के बच्चे हैं। वो वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, और जिनको जो हंस के फादर हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा, बिटन माने इतना पीटा गया, टू डेथ के वो मरने की कगार पर हैं। पीटा किसने है उनको, कह रहे हैं कि बाय द फादर, जो हंस फादर हैं। बिकॉज, और उनकी जो उनकी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, कि वो छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, इसीलिए फादर हंस ने उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीट दिया है। लकीली, खुश नसीबी से, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक राइट वे, मिस्टर कीसिंग ने उस जोक का बुरा नहीं माना, और उन्होंने कैसे लिया उसको, राइट वे, जैसा उसको लेना चाहिए था ऐसे ही उन्होंने उसको लिया।
ही रेड द पोएम्स टू द क्लास, उन्होंने ये पोएम पढ़कर क्लास के सामने सुनाई। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उसमें अपनी तरफ से कमेंट्स भी ऐड कर दिए। एंड सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने दूसरी क्लास के सामने भी इसको पढ़कर सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे बात करने की इजाज़त दे दी गई। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर उसके बाद में मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके अलावा, मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, मिस्टर केसिंग्स भी अब हमेशा क्लास में मजाक करते हुए दिखाई दे जाते हैं। मेकिंग जोक, मजाक करना, दीज डेज आजकल, कि आजकल मिस्टर केसिंग के जो उनका बिहेवियर है उसमें भी चेंजिंग आई है और अब वो भी मजाक करते हैं। तो इसने लिखा है योर एन, तुम्हारी एन। तो कहा है कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद अ स्लाइट अडेप्टेशन, कि ये जो एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो हमने ऊपर जितना भी पढ़ा है, ये कहाँ से लिया गया है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से, जिसको एन फ्रैंक ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपके समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।